हेलो. ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, चैप्टर का नाम रहेगा लॉ ऑफ थॉट्स. दिस चैप्टर विल बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर बोथ CS EET एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जो EET वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव में काम आ जाएगा, और जो एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले से पढ़ के आए. ठीक है, हाउएवर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे अपन इस टॉपिक का, जो आप लोगों ऑलरेडी जो पढ़ के आए हो ना ET लेवल पे, उससे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. और इज़ इट क्लियर? तो अगर मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा एग्जीक्यूटिव के हिसाब से तो ET वाले स्टूडेंट्स का अपने आप कवर हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? ओके. तो देखिए, थॉट समझने के लिए सबसे पहले आपने ये वर्ड सुना है क्राइम? क्राइम सुना है? ओके, मुझे बताओ क्राइम क्या होता है? गुनाह. ओके, ये तो तुमने हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया. समथिंग विच अफेक्ट्स जनरल पब्लिक एट लार्ज. ओके, एनी अदर आंसर? क्राइम क्या होता है? व्हाट इज क्राइम? क्राइम का मतलब एन एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट विच इज मेड पनिशेबल, है ना, अंडर लॉ. ऐसा कोई भी एक्ट जो क्या है पनिशेबल अंडर लॉ. लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. मतलब जब तुमने वो एक्ट कमिट किया, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर किसी एक्ट के हिसाब से, कानून के हिसाब से तुम्हारे द्वारा किया गया एक्ट अगर पनिशेबल है तो उसको क्राइम बोलेंगे. तो क्राइम जो है मोर स्पेसिफिकली ऐसे एक्ट्स को डिनोट करता है विच आर ऑफ मोर सीरियस नेचर. क्राइम किसको डिनोट करता है? ऐसे एक्ट्स को विच आर ऑफ मोर सीरियस नेचर. क्राइम को स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है इंडियन पेनल कोड में. ठीक है, इंडियन पेनल कोड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉ ऑफ क्राइम. मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो क्राइम का मतलब एनी एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. तो क्राइम बेसिकली किसको डिनोट करता है? सीरियस नेचर ऑफ एक्ट्स. किसी का मर्डर करना, डकैती करना, किसी को मारना, पीटना, चोरी करना, ठीक है, बैंक रॉबरी, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं. किसके? ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसके? किसी के साथ फ्रॉड करना. फ्रॉड करना इज ऑल्सो अ क्राइम. ठीक है. अब एक और वर्ड निकल करके आता है टॉट. एक और वर्ड निकल करके आता है यहीं पे, क्या? टॉट. टॉट का मतलब एन एक्ट जो क्राइम तो नहीं है, कोई भी ऐसा एक्ट जो क्राइम तो नहीं है पर गलत है. पर गलत है मतलब भाई सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है. एनी एक्ट विच इज नॉट अ क्राइम. अरे किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाना तो क्राइम ही है. ऐसा कोई एक्ट जो क्राइम तो नहीं है पर गलत है. गलत है मतलब सोसाइटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए अपन उसको बेसिकली बोलते हैं सिविल रॉन्ग. ठीक है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारी CS एग्जीक्यूटिव की क्लास चल रही है. ठीक, अब इस क्लास में कौन से स्टूडेंट्स बैठे हैं? इस क्लास में कौन से लोग बैठे हैं? दोज हु हैव टेकन एडमिशन फॉर दिस क्लास. अब मान लो कि बाहर से 4 स्टूडेंट आता है और क्लास में ज़बरदस्ती बैठ जाता है.
ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई कैसे है क्लास के अंदर, तो बोलते हैं हमारी मर्जी, बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक, तो हमने सोचा है कि यार थोड़ी देर जा करके आपकी क्लास ही अटेंड कर लेते हैं। मैंने बोला कि क्लास अटेंड करने के लिए तो तुमको फ़ीस देना पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं कि फ़ीस मांगोगे ना तो पिटाई कर देंगे आपकी। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई बैठ जाओ, क्या कर सकता हूँ। क्या उनके अगेंस्ट कोई मैं केस फाइल कर सकता हूँ? क्या उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया? वेदर इट इज़ अ क्राइम। फिर थोड़ी देर बाद उठे वो लोग और यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे ना उनके बैग से टिफ़िन निकाला और टिफ़िन खाने लग गए। बोले भूख भी लगी है तो खाना भी पड़ेगा। क्या ये क्राइम है? आंसर इज, मतलब देखो क्राइम नहीं है लेकिन क्राइम के जैसा है। इसके लिए उसको कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं हो सकता। इन सब चीज़ों के लिए वो पर्सन को कोई भी, या मैं बोलूँ इट इज़ नॉट अ सीरियस एक्ट। इज इट क्लियर? बट इट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ रॉन्ग। अभी क्या हुआ था, जब इस बार बहुत तेज़ गर्मी पड़ी ना, तो एक दिन मैं स्कूटर से अपने घर जा रहा था, मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। मुझे रास्ते में एक बंगलो दिखा। मैंने सुना था कि इस बंगलो में स्विमिंग पूल है। ठीक है, मैं ज़बरदस्ती वो घर में घुसा, स्विमिंग पूल में नहाया और वहाँ से चला गया, और वहाँ से चला गया। तो क्या यहाँ पे मैंने क्राइम कमिट किया? किसी के घर में मैं घुसा, उसका स्विमिंग पूल यूज़ किया, चलो स्विमिंग पूल भी यूज़ किया, फिर उसका फ्रिज खोल करके सारा खाना भी खा गया, और ऐसा ये उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ऐसे बोल के चिढ़ा करके मैं निकल गया। वेदर आई हैव कमिटेड अ क्राइम? आंसर इज नो। मतलब इट इज़ नॉट एन एक्ट ऑफ सीरियस नेचर, बट इट इज़ रॉन्ग, बट इट इज़ रॉन्ग। इज इट क्लियर? तो ऐसे एक्ट्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? टॉट्स। क्या बोलते हैं? अब किसी ने सुबह सुबह क्या किया, मेरे घर के आगे एक बड़ा सा ट्रक ला करके खड़ा कर दिया, ठीक है, और वहाँ से चला गया। अब मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं वो ट्रक खड़े होने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वेदर इट इज़ अ क्राइम? ऑल्दो इट इज़ नॉट अ क्राइम। क्राइम का मतलब क्या था? सिर्फ वो एक्ट्स जो पनिशेबल अंडर लॉ है। Only those acts which are punishable under law. Although ये क्राइम नहीं है, although it is not of serious nature, लेकिन इससे किसी के राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। इससे किसी के राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसे एक्ट्स को क्या बोलते हैं अपन? टॉर्ट्स। तो टॉर्ट इज नॉट अ क्राइम, बट इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब नॉट एक्सेप्टेबल इन अ सिविलाइज सोसाइटी। जब आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हो ना, तो आपको सोसाइटी के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। आपको सोसाइटी के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, तो मेरे जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, लेकिन बीच में ना एक बहुत चौड़ा रोड है, 60 फीट रोड है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया और रात को क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, रात को 12:30 बजे से, और ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, जिससे आस पड़ोस वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे आस पड़ोस के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे। क्या मैंने क्राइम कमिट किया है? ऑल्दो इट इज़ नॉट अ क्राइम, इट इज़, बट इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। और ऐसे एक्ट्स जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए। एक सिविलाइज सोसाइटी में जब आप एक समाज में रहते हो तो आपको समाज के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? टॉर्ट कमिट कर रहे हो। मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा ना बेंच पे खड़ा हुआ और ज़ोर ज़ोर से डांस करने लगा। मैं बोला भाई बैठ जा। वो बोलते नहीं बैठूंगा, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि मन कर रहा है कि मैं नाचूं। टेबल पे नाचते नाचते टेबल तोड़ दिया। whether he has committed any crime? टेबल पे नाच करके टेबल तोड़ना इज नॉट कवर्ड अंडर द आईपीसी।
ऑल्दो इट इज़ नॉट अ क्राइम बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ब्रेक में एक स्टूडेंट गया मेरे ऑफिस के अंदर, ठीक है, और मेरे चेयर पे बैठा, और वहाँ पे ना ड्रॉर में कुछ चीज़ें रखी थी खाने पीने की, सब कुछ खा लिया, सब कुछ पी लिया। ठीक, क्या उसने क्राइम कमिट किया? नो। क्या है वो? टॉट। तो आई होप यू गॉट द डिफरेंस। तो सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर कोई पर्सन टॉट कमिट करता है तो वेदर ही कैन बी पेनलाइज्ड फॉर द सेम। अगर किसी ने क्राइम कमिट किया तो उसको पेनलाइज किया जाएगा, है ना? अगर किसी ने क्राइम कमिट किया तो उसके अगेंस्ट केसेस चलाए जाएंगे, उसको पेनलाइज किया जा सकता है। क्या टॉट के लिए भी किसी को पेनलाइज किया जा सकता है? वेदर अ पर्सन कैन बी पेनलाइज्ड फॉर टॉट्स? आंसर इज यस। टॉट के लिए पेनलाइज करना है इसलिए तो एक्ट पढ़ रहे हो। इज इट क्लियर? टॉट्स के लिए पेनलाइज करना है इसलिए तो एक्ट पढ़ रहे हो। मैं ज़बरदस्ती किसी के बगीचे में घुस करके उसके आम के पेड़ से सारे आम तोड़ लाया, लीची तोड़ लाया, और एक नोट लगा करके आ गया कि जब वापस से आम उगेंगे, लीची उगेंगे, मैं फिर से आऊँगा, रोक सको तो रोक लो। क्राइम है? टॉट है? जब बिना पूछे किसी के घर में एंटर कर जाना इज अ टॉट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन सिविल रॉन्ग का मतलब यस, एक्ट्स which are not acceptable in a civilized society. Acts which are not acceptable in a civilized society. डन? चलो अब अपन थोड़ा सा आगे जाते। फिर यह बोला गया, एक टर्म में और यूज़ में लूँगा, ऐसा बंदा जो टॉट कमिट कर रहा है, पर्सन हु इज कमिटिंग अ टॉट विल बी कॉल्ड एज टॉट फीजर। क्या बोलेंगे उसको बेटा? टॉट फीजर। जो टॉट कमिट कर रहा है, पर्सन कमिटिंग टॉट शैल बी कंसिडर्ड एज और शैल बी कॉल्ड एज टॉट फीजर। ठीक है, देखिए पढ़ते। द वर्ड टॉट is a French word and it is derived from a Latin word tortum, which means civil wrongs. But every wrong or wrongful act is not a tort. इसका मतलब बोला tort is a civil wrong, but every civil wrong cannot be considered as tort. Every civil wrong cannot be considered as टॉट। देखो यहाँ पे मेन एलिमेंट क्या है वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा। टॉट कमिट होने की वजह से किसी पर्सन के राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। अगर मैं कोई सिविल रॉन्ग कर रहा हूँ, उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन के राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। अगर किसी दूसरे पर्सन के राइट्स का वायलेशन हो रहा है ड्यू टू सच एक्ट, तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज टॉट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्लास में जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया इसलिए बैठे हुए। अब एक स्टूडेंट आता है, सीढ़ी पे चढ़ता है, मेरा एक स्टाफ उसको ना रास्ते में पकड़ लेता है और बोलता है आज तो क्लास में नहीं जाने दूंगा। वो बोलता है कि मैं पहले से लेट हूँ, प्लीज़ मुझे क्लास में जाने दो। वो स्टाफ बोलता है कि तेरी ऐसे की तैसे, आज तू कुछ भी कर ले, तू क्लास में नहीं जाएगा। क्या क्लास अटेंड करना उस बच्चे का राइट है? क्या क्लास अटेंड करना उस बच्चे का राइट है? हाँ या ना? हाँ। तो उस बच्चे को रोका जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम, वो बच्चे को प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल राइट्स। तो मेरे स्टाफ ने यहाँ पे क्या कमिट किया है? माई स्टाफ हैज़ कमिटेड टॉट्स। इज इट क्लियर सबको? माई स्टाफ हैज़ कमिटेड टॉट। तो टॉट बेसिकली इन्वॉल्व्स
infringement या violation of any person's rights. Is it clear? तो किसी के राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है ना, तो जिसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे प्लेंटिफ. जो वायलेशन कर रहा है उसको अपन ने क्या नाम दिया था? टॉर्ट फीजर, है ना. और जिसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? प्लेंटिफ. प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? दुखी, एक ग्रीव्ड पार्टी. इज इट क्लियर? देखिए एक बार. Tort has the following components. Tort has the following components. पहला, any wrongful act or omission. Tort includes any wrongful act or omission. इसका मतलब है ऐसा कोई काम जो नहीं करना था किया, wrongful act. ऐसा काम जो नहीं करना था पर किया. और omission, ऐसा काम जो करना था बट नहीं किया. लिखो ऐसा. wrongful act और omission का मतलब यहाँ पे wrongful act किसको डिनोट कर रहा है? काम नहीं करना था पर किया. wrongful omission, wrongful omission किसको डिनोट कर रहा है? करना था बट नहीं किया. तो tort has the following components. पहला, it includes a wrongful act or omission done by the tortfeasor. tortfeasor कौन है? One who commits tort, है ना. फिर बोला वो wrongful act की वजह से it must cause legal damage to another. legal damage का मतलब है a person is being prevented from exercising his legal rights. जैसे मैं स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दिया. स्टूडेंट चढ़ के आ रहा था सीढ़ी पे से, मेरे स्टाफ ने उसको रोक दिया, उसको क्लास नहीं अटेंड करने दिया. तो मेरे स्टाफ ने क्या किया? वो स्टूडेंट को प्रिवेंट किया है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज, वो स्टूडेंट को प्रिवेंट किया है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट्स. इज इट क्लियर? यहाँ पे लिखा है ना, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कॉज लीगल डैमेज. तो एरो लगा करके लिखिए, अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड, अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड a person is being prevented from, a person is being prevented from exercising a person is being prevented from exercising his or her legal rights. ठीक है. थर्ड एलिमेंट, थर्ड कंपोनेंट, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी ऑफ सच नेचर दैट अ लीगल रेमेडी कैन बी ऑफर्ड. कुल मिलाकर के यहाँ पे कहना चाह रहे कि जो एग्रीव पार्टी है, एग्रीव पार्टी को कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? डैमेजेस होना चाहिए, इंजरी होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए, सो दैट लीगल रेमेडी कैन बी ऑफर्ड. अभी बाय मिस्टेक तुम समझो, बाय मिस्टेक मैं मिस्टर एक्स के घर में घुस गया, मेरे को लगा कि वो मिस्टर ए है, मेरे चाचा जी. घर किसका था? वो होता है ना काफ़ी बार कोई बाय मिस्टेक तुम्हारे घर में आ जाता है. तो बाय मिस्टेक तुम्हारे घर में आया, उससे तुम्हारे को कोई डैमेज हुआ क्या? वेदर ही हैज कमिटेड टॉर्ट. भाई किसी के घर में ट्रेसपास करना विदाउट हिज परमिशन इज रॉन्ग, इज अ सिविल रॉन्ग. मैं बिना पूछे तुम्हारे घर में नहीं आ सकता. मैं आऊँगा, गेट खटखटाऊँगा या एंट्री गेट में बोलूँगा क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तुम बोलोगे नहीं, तो मैं चला जाऊँगा. तुम बोलोगे हाँ, तो मैं आऊँगा. बिना पूछे अगर मैं तुम्हारे घर में आया, इज अ सिविल रॉन्ग. लेकिन अगर इससे तुमको कोई भी नुकसान, तुम्हें कोई भी डैमेजेस नहीं हुई, whether it will be considered as tort? No. The aggrieved party or the aggrieved person must have suffered from any, the aggrieved party must have suffered from any legal damage.
लीगल डैमेजेस का मतलब यहाँ पे दैट पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लॉफुल राइट्स, उसको नुकसान होना चाहिए। वायलेशन ऑफ राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वायलेशन ऑफ राइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो एक एग्जांपल, मान लो ये मिस्टर एक्स है, ठीक। मिस्टर एक्स ना वोटिंग करने के लिए जा रहे थे टू अ स्पेसिफाइड प्लेस, और वोटिंग कर रहे थे ये मिस्टर ए के फेवर में करना था इनको। एक दूसरा कैंडिडेट भी था वहाँ पे, मिस्टर बी। ए वोटिंग करने के लिए जा रहा था और उसको वोटिंग किसके फेवर में करना था? ए के फेवर में। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने इसको रोक लिया। पुराने मूवीज़ वगैरह में तुम देखोगे ना तो ये सब रहता है कि गांव में वोटिंग चल रहा होता है, फिर जिसको ज़बरदस्ती जीतना होता है गुंडे को या विलन को, वो क्या करता है अपने गुंडे भेज देता है ताकि लोगों को रोका जाए। किससे? वोटिंग करने से। तो यहाँ पे कुछ गुंडे थे रास्ते में, और उन गुंडों ने क्या किया मालूम है? एक्स को जाने नहीं दिया, एक्स को वहीं रोक दिया, जिसकी वजह से एक्स वोटिंग नहीं कर पाया। अब जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मिस्टर ए बहुत ज़्यादा वोटों से जीत गए। एक्स किसके फेवर में वोटिंग करने चाहता था? ए के फेवर में। लेकिन वो वोटिंग नहीं कर पाया। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो ए भारी मतों से विजयी हुआ। एक्स ने यहाँ पे केस किया इन लोगों के ऊपर। एक्स ने केस किया इन गुंडों के ऊपर। इन गुंडों ने क्या किया? टॉट कमिट किया। टॉट का मतलब मैंने क्या बोला? व्हेन अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट्स। इन गुंडों की वजह से मिस्टर एक्स वोटिंग नहीं कर पाए। तो ऑल्दो ही हैज बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट्स, लेकिन क्या उसकी वजह से क्या एक्स को कोई नुकसान हुआ है? अगर एक्स ने ए के फेवर में वोटिंग नहीं भी किया तो भी ए जीत गया भारी मतों से, तो वेदर एक्स कैन गेट द रेमेडी। इसको क्या नुकसान हुआ ये बताओ? इसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है। एक्चुअल डैमेज हुआ नहीं हुआ वो कंसिडरेबल नहीं है। अगर किसी के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, दैट पर्सन इज लायबल टू गेट दी रेमेडीज अगेंस्ट टॉट कमिटेड। इज इट क्लियर? ये वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो। अभी मान लो कि ये मेरा इंस्टीट्यूट नॉलेज एकेडमी। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। इतने सारे टीचर्स हैं और ये मैं, ठीक। मैंने इन सब टीचर्स को ट्रेन किया, इन सबको मोटिवेट किया अच्छे से पढ़ाने के लिए, इन सबको एक्सपीरियंस दिलाया। इन्होंने कुछ सालों तक मेरे यहाँ पे काम किया, बढ़िया, सब कुछ पढ़ाना लिखाना अच्छे से सीख गए। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत पॉपुलर भी हो गए। और एक दिन उन्होंने क्या किया, मेरे इंस्टीट्यूट के बिल्डिंग के सामने ही खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया। क्या कर लिया? मेरे इंस्टीट्यूट के सामने ही, मान लो ये नॉलेज एकेडमी की बिल्डिंग है और इसके सामने ही इन्होंने क्लासेस खोल लिया, ABC क्लासेस।
जिसकी वजह से यहाँ के कुछ स्टूडेंट वहाँ चले गए। यहाँ पे ऐसा करने की वजह से मुझे क्या हुआ? डैमेजेस हुआ? क्या मुझे नुकसान होगा? अगर यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाएंगे तो क्या मुझे नुकसान होगा? आंसर इज यस। क्या मुझे इसके लिए रेमेडी मिल सकता है? रीजन बीइंग, in the given case there is no violation of legal rights. तो टॉट के केस में एक चीज़ तो क्लियर है सर, अपन को रेमेडी कब मिलेगा? जब लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ। ठीक है, लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ तो ऑल दो डैमेजेस है बट लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं है, तो वहाँ पे रेमेडी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। भाई दे आर ऑल्सो एक्सरसाइजिंग देयर लीगल राइट्स, दे ऑल्सो हैव द राइट टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर, टू स्टार्ट देयर ओन क्लासेस। उनके पास राइट्स, उनके पास अधिकार है। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो अनलॉफुल है, बट इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे मुझे रेमेडी नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? चलो आगे देखो। बोला ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी रेमेडी मिलेगा आपको। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी रेमेडी मिलेगा। पहला, देयर मस्ट बी सम रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट का मतलब देखो, 2 चीज़ें होती हैं। क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर नहीं किया, तो मैं गया उसके पास, उसकी ना बहुत भयंकर मेरी पिटाई कर दी। स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया, मैं क्या किया, स्टूडेंट के पास गया और मैंने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा, सर्वर फोड़ दिया, आँख निकाल दी, कान बीच में से काट दिया, एक ये अंगूठा तोड़ दिया। बताओ ये टॉर्ट है क्या? नहीं, ये तो क्राइम है। ठीक। दूसरा, नेक्स्ट डे फिर से मैंने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर नहीं किया। मैंने बच्चों को बोला कि देख ले, सुन ले, तू अगर नेक्स्ट टाइम से अगर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो बच्चा डर गया। क्या ये ऑफेंस है? ये टॉट है। ठीक है, किसी को ऐसा मुक्का दिखाना टॉट, किसी को ऐसा चाटा दिखाना टॉट। इज इट क्लियर? चाटा मार देना क्राइम, चाटा दिखाना टॉट। ठीक है, ऐसा मुक्का मार देना क्राइम, मुक्का दिखाना टॉट। इज इट क्लियर सबको? हाँ, तो देखो 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी सम रॉन्गफुल एक्ट। वो रॉन्गफुल एक्ट की वजह से लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज का मतलब मैंने बताया था दैट अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट्स। लीगल डैमेज का मतलब अ पर्सन इज बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट्स। फिर वो डैमेज कुछ इस तरीके का हो कि उसके अगेंस्ट रेमेडी कैन बी ऑफर्ड। मान लो कि यार कोई छोटा मोटा चुटपुट सा नुकसान है किसी का, जिसके लिए कोई रेमेडी बनती ही नहीं है, ऑल्दो प्रिवेंशन ऑफ लीगल राइट्स है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स है, लेकिन कोई मतलब इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, रेमेडी बनती नहीं है। ठीक, तो वो टॉट नहीं है। ठीक है, अगर उसके लिए रेमेडी बनती है टॉट। देखो मैं पढ़ाते समय ना बच्चों के ऊपर ना बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, या पढ़ाते समय बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा इट इज अ टॉट। टॉट है, गुस्सा ही नहीं करूँ। वाह 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 वाह, भले मत पढ़ो लेकिन मैं तुम्हारे पे गुस्सा नहीं करूँ। क्या गंदी लड़की है तू। ऐसे नॉर्मली मैं स्टूडेंट को डांटता हूँ, वेदर आई हैव कमिटेड टॉट,
भाई अगर मान लो कि मैंने स्टूडेंट को डांटा तो वो क्या रेमेडी क्लेम कर सकता है मेरे अगेंस्ट? वो बोलेगा कोर्ट में जाकर के सर को बोलो कि सर मुझे सॉरी बोले, सॉरी बोले, सॉरी 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 सॉरी। कोई लीगल रेमेडी बनता नहीं है ना। लेकिन मैं रोज ही डांट रहा हूँ और उसको मारने की धमकी भी दे रहा हूँ, जिससे वो स्टूडेंट हैरेस हो रहा है। इट इज अ टॉट। इज इट क्लियर? मैंने एक बार मजाक में बच्चे को बोल दिया कि यार तू तो पढ़ता नहीं है, तो बेवकूफ़ है एक नंबर का। इसके अगेंस्ट कोई रेमेडी बनती नहीं है ना। अब मैं रोज ही उस स्टूडेंट को बोल रहा हूँ तू गधा एक नंबर का, तू बेवकूफ़ है, तेरे से बच्चे पास हो ही नहीं सकते, तू किसी काम का नहीं है, तू अपने माँ बाप का पैसा खराब कर रहा है और मेरा समय खराब कर रहा है। रोज बोलता हूँ स्टूडेंट को, रोज 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 रोज, जिसकी वजह से बच्चा ना ऐसा डिप्रेशन में आ गया। उसके सपने में आने लग गया हूँ मैं, सपने में भी मैं चिल्लाता हूँ उसके ऊपर। यहाँ पे रेमेडी क्लेम हो सकता है, मेरी वजह से वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया। इज इट क्लियर? तो इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस। क्लियर? 3 चीजें। पहला क्या? रॉन्ग डूइंग, है ना? रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट में दोनों चीजें कवर्ड है, एक्ट भी कवर्ड है और ओमिशन भी कवर्ड है। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन लिख लो, ऐसा लिखो यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। ठीक है? दूसरा था लीगल डैमेजेस। लीगल डैमेजेस मतलब ठीक है, लीगल इंजरी होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, उसके लिए कोई लीगल डैमेजेस होना चाहिए और लीगल रेमेडी होना चाहिए। मतलब इट मस्ट बी पॉसिबल, है ना, टू प्रोवाइड रेमेडी, टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द सेम, इक्वल्स टू डॉट। ठीक, देखिए, फर्स्ट द प्री रिक्विजिट ऑफ अ टॉट that there should be a wrongful act or omission. The act complained of should prejudicially का मतलब है adversely affect the interest, or it must prejudicially affect the interest or right of the other party. Then the second important component of tort is there should be some legal damages. Legal damages is a damage which is considered as damage इन द आइज ऑफ लॉ। कानून को लगना चाहिए, कानून की नज़रों में वो वायलेशन ऑफ राइट्स होना चाहिए। नॉट एवरी डैमेज इज अ डैमेज इन द आइज ऑफ लॉ। इन अदर वर्ड्स, ओनली अ डैमेज और इन्वेजन ऑफ राइट्स। इन्वेजन ऑफ राइट्स का मतलब है किसी और के अधिकारों को एक्सरसाइज करने से रोकना। विल नॉट बी सफिशिएंट टू फॉर्म अ टॉट। देयर शुड बी अ लीगल इंजरी और इन्वेजन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 मैक्सिम्स, डैमनम, सिन, इंजूरिया। फिर वर्ड्स को उल्टा कर दिया, इंजूरिया, सिन, डैमनम। यहाँ पे डैमनम का मतलब है डैमेजेस, डैमेजेस विदाउट इंजरी। डैमेजेस विदाउट इंजरी लिखो एक बार। डैमेजेस विदाउट इंजरी। दूसरा लिखो इंजरी विदाउट डैमेजेस। इंजरी विदाउट डैमेजेस, दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था आपको। पहला क्या है? डैमेजेस विदाउट इंजरी, मतलब एक पर्सन को डैमेजेस तो हुआ है लेकिन उसकी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मेरे टीचर्स ने मिलकर के क्या खोल लिया, ABC क्लासेस। तो वहाँ पे मुझे डैमेजेस तो है, नुकसान तो हो रहा है, बट मेरे किसी भी लीगल राइट्स का
मेरे किसी भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? डैमनम मीन्स डैमेज, सिन मीन्स विदाउट, इंजुरिया मीन्स इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट्स। मेरे को नुकसान तो हो रहा है, ऐसा लिखो ब्रैकेट में, मेरे को नुकसान तो हो रहा है। मेरे को नुकसान तो हो रहा है, बट मेरे लीगल राइट्स का मेरे को नुकसान तो हो रहा है, बट मेरे लीगल राइट्स का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे ये जो हमारी क्लासेस है सेकंड फ्लोर पे चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पे आकर के एक और बंदे ने क्लासेस स्टार्ट कर दी, तो वहाँ पे मेरे को डैमेजेस हो सकता है, बट देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय लीगल राइट्स। आई होप ये क्लियर है सबको। इंजुरिया मीन्स infringement of legal rights, damnum sine injuria means damages without infringement of any legal rights। तो यहाँ पे रेमेडी मिलेगा क्या? damnum sine injuria में के केस में क्या मुझे कोई लीगल रेमेडी मिलेगा? आंसर इज नो। भाई मेरे दुकान के पास में एक और बंदे ने दुकान खोल ली, सेम चीज़ बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूँ, तो मैं कस्टमर तो लूज करूँगा, बट इट इज़ नॉट considered as a violation of my legal rights। Is it clear? Yes, sir. In other words, damage is not important। important क्या है? infringement of legal rights। ठीक है, what is important? infringement of legal rights। लिखा है infringement of legal right is an essential element to constitute, it is an essential element to constitute a tort। I hope this one is clear। फिर एक एग्जाम्पल दिया है तुमको बहुत अच्छे से। मिस्टर ए ओन्स अ रेस्टोरेंट एंड मिस्टर बी ओपन्स अ रेस्टोरेंट इन दी नेबरहुड। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए को कुछ कस्टमर्स लूज करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली ए को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसके इन्फ्रिंजमेंट, उसके राइट्स का कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ है, तो उसको कोई भी रेमेडी नहीं मिलेगी। उसके बाद इंजूरिया सिने डैमनम, मतलब इंजरी विदाउट डैमेज, मतलब देयर इज अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, बट अ पर्सन हैज नॉट सफर्ड फ्रॉम एनी लॉसेस। कौन? नाम क्या है उसका? डैमनम, इंजुरिया सिने डैमनम। राहुल बुलाना सर उसको एक बार, बुलाना। हाँ, इंजुरिया सिने डैमनम मतलब लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, बट देयर इज नो लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, बट देयर इज नो लीगल डैमेजेस। ठीक है, हाँ से ले लो, ये तो बच्चा दूर से आता है। हाँ हाँ, इज इट क्लियर? इंजूरिया सिने डैमनम। कोई एग्जाम्पल मैंने दिया था इसका? क्या? कौन सा? हाँ, वोटिंग वाला। या स्टूडेंट को रोक दिया मेरे स्टाफ ने, ठीक है, ही विल गेट लीगल रेमेडी। क्लियर? आओ आगे बढ़े। फिर मैंने बोला कि किसी के घर में घुस जाना, घर में घुस करके सारा तो नहीं, थोड़ा बहुत खाना खा लेना, तो क्या है? उसके लीगल राइट्स का वायलेशन। अभी मेरी बात समझो, मैं किसी के घर में घुस गया, उसके घर में ना किचन में ना 20 रोटियां पड़ी थी, मैं एक रोटी खा गया, क्या नुकसान होगा उसको? हाँ, बट उसके लीगल राइट्स का क्या हो रहा है? वायलेशन हो रहा है। ही मस्ट गेट दी रेमेडी।
ठीक, एक बंदे ने आकर के मेरे घर के आगे ट्रक खड़ा कर दिया, क्या नुकसान होगा मेरा? मेरे को 3-4 बार चिल्लाना पड़ा उसके ऊपर, उसने ट्रक हटा लिया। इट इज़, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, बट राइट टू वे का वायलेशन है। इज इट क्लियर? आओ आगे बढ़े। कुछ केसेस आपको यहाँ पे दिए हैं, आपको पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, ठीक है? ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेना, होमवर्क, प्लीज रीड दीज केसेस। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाइबिलिटी अंडर टॉट। लाइबिलिटी अंडर टॉट्स। तो टॉट्स के अंदर फॉलोइंग काइंड ऑफ लाइबिलिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड। पहला है स्ट्रिक्ट, और दूसरा है एब्सोल्यूट, और तीसरा है विकैरियस लाइबिलिटी। कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने पहले? हाँ, क्या डिफरेंस है स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज वेरी एब्सोल्यूट। अच्छा, और इसमें tortfeasor is held liable even though उसने without intention काम किया। और vicarious liability में, विकैरियस लाइबिलिटी में क्या होता है? उसमें servant की जगह master liable हो जाता है। गधों के लिए घोड़े भी जिम्मेदार हैं। किसमें? चलो मैं पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, समझना। पहला है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अच्छा चलो, इस सब को पढ़ने से पहले तुमको पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट आया क्यों, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया क्यों, पहले आपको ये समझना रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली बोलूँ या जनरली, अ पर्सन शैल बी held liable. Generally, a person shall be held liable for any of his or her act. Generally, a person shall be held liable for any of his or her act which causes damages to any other person। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि इन जनरल किसी भी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट। किसी भी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जाती है, कोई भी जिम्मेदार कब होगा? जब उसने फॉल्ट कमिट किया हो, जब उसने कोई गलत काम किया हो, हाँ है ना? तो लाइबिलिटी फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट। ठीक है, अगर तुमने गलत किया है तो तुम लाइबल। इन जनरल तो ऐसे ही होता है। मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ गलत चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाई, बच्चों ने गलत एग्जाम में लिखा, गलत लिखने की वजह से वो गलत तरीके से फेल हो गए। वेदर आई कैन बी हेल्ड लाइबल? यस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरा फॉल्ट है, मेरी गलती है, ठीक है। However, there are some instances, or there are some cases in which liability upon a person can be fixed
देर आर सम इंस्टांसेस और देर आर सम केसेस जिनके अंडर लाइबिलिटी अपॉन अ पर्सन कैन बी फिक्स्ड इवन ऑन नो फॉल्ट बेसिस। बोले यार तेरी गलती नहीं है ना तो भी तू जिम्मेदार होगा। देर आर सम केसेस, देर आर सम इंस्टांसेस जिसके अंदर एक पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी फिक्स की जा सकती है इवन इफ दे आर नॉट अंडर एनी या एट एनी फॉल्ट। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो ऐसे केसेस में हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब अ पर्सन शैल बी हेल्ड लाइबल, अ पर्सन shall be held liable on no fault basis. A person shall be held liable on, बोले तेरी गलती नहीं है ना तो भी तू जिम्मेदार है। अगर तेरी गलती नहीं है तो भी तू जिम्मेदार है। पहले तो लिखो ये लिखिए तो पहले एक बार। डन, जल्दी जल्दी करिए। क्या हुआ? However, there are some instances in which a person can be held liable even if उसका कोई फॉल्ट नहीं था। अब प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। नहीं, उठा लो फोन। हाँ, इससे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। पहला, if it is due to plaintiff fault, if that act was undertaken for the mutual benefits of both the parties. तीसरा, if it is due to act of God. चौथा, if it is due to act of any stranger. पांचवा है if it is due to act of any
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। बेटा प्लेंटिफ्स फॉल्ट, प्लेंटिफ का मतलब है एग्रीव्ड पार्टी, जिसको शिकायत है ना उसी की गलती है, जिसको शिकायत है उसी की गलती है। हेलो, डन। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, आप लाइबल हो अगर आपकी गलती है। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोलते हैं, आप लाइबल हो अगर आपकी गलती नहीं भी है। डन। डन। चलो एक बार आप पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी आएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इट मीन्स द टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर कौन था, जिसने टॉर्ट कमिट किया, इज हेल्ड लाइबल इवन दो इफ द रॉन्ग वाज डन विदाउट द इंटेंशन और विदाउट द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द टीजर। टॉर्ट फीजर मतलब टॉर्ट फीजर की ना तो कोई गलती थी, ना उस बेचारी का कोई इंटेंशन था, ना उसके पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस था, तो भी वो जिम्मेदार है अगर किसी दूसरे पर्सन को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ द डिफेंडेंट इज held liable even if he is not at fault and harm was caused without any intention, then the liability is termed as strict or absolute liability. अब तुम समझना, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी हम कहाँ पे बैठे हुए, बताओ मुझे। इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट है वैशाली नगर अजमेर में, और वैशाली नगर अजमेर जो है मैं बोलता हूँ कि सिटी का मेन एरिया है ना। अब सिटी से थोड़ा सा दूर एक एरिया पड़ता है अजमेर के, माकोपुरा गांव है या विलेज, माकोपुरा विलेज, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे मेरी ना एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री किस चीज़ की है, ये फैक्ट्री है बैटरीज एंड इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चरिंग की। बैटरीज एंड इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक। तो इसमें बड़े बड़े प्लांट्स यूज़ किए गए, प्लांट्स लगाए गए हैं। ये हज़ार्डस नेचर का काम है, बहुत हाई टेम्परेचर पे काम होता है, और जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किए हुए हैं मेरे बिज़नेस के लिए, वो सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैंने फॉलो किए हुए। कहीं से भी कुछ भी मेरे पार्ट पे नेग्लिजेंस नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरे पार्ट पे कोई नेग्लिजेंस नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी नॉर्म्स बता रखे हैं मेरे बिज़नेस के लिए, मैं सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा बिज़नेस सिटी से दूर भी है। एक दिन क्या होता है, मेरे फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है। फैक्ट्री में इंसिडेंट क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है विदाउट द फॉल्ट ऑफ एनी पर्सन। मान लो कि जो ये फर्नेसेस है ना, इन क्या हुआ, ये इनमें से कहीं पे एक लीकेज हो गया, और वो लीकेज की वजह से यहाँ से बहुत
एक हार्मफुल गैस एमिशन होना स्टार्ट हो गया, और वो गैस किस में मिल गया? एयर में। जहरीली गैस मिल गया किस में जाकर के? एयर में। इसकी वजह से उस फैक्ट्री के आसपास में जो भी लोग रहते थे, मान लो ये लोग हैं, उधर एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें कुछ ऐसा फिशेस हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स वगैरह हैं, कुछ ट्रीज़ वगैरह हैं, जंगल वाले एरिया है। अब ये गैस हवा में मिल गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, बहुत सारे फिशेस का डेथ हो गया, ठीक। और वहाँ का पूरा एयर क्वालिटी ख़राब हो गया, लोग बहुत बुरी तरीके से बीमार हुए, एक दो लोग मर भी गए। क्या मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी? क्या मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी? आंसर इज यस। यहाँ पे मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, कोई नेग्लिजेंस भी नहीं था, मैंने सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी अपना रखे थे, फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ, फिर भी वो एक्सीडेंट हुआ। Although it was not intended, although there was no negligence on my part, but फिर भी ऐसा हुआ। As per the principle of strict liability, I will be held responsible. I will be held liable. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं। बोला अगर वो एक्ट या ओमिशन हो रहा है ड्यू टू दी एक्ट ऑफ प्लेंटिफ। मान लो कि गांव वालों ने क्या किया मालूम है, वो खुद ही ऐसा भीड़ लेकर के आए और उसके फर्नेसेस को तोड़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से गैस लीकेज हुआ। तो क्या वहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? आंसर इज नो। दूसरा एक्सेप्शन, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, मान लो कि उस एरिया में ना अर्थक्वेक आ गया, जिसकी वजह से फर्नेसेस सीधा पलट गए, आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तीसरा एक्सेप्शन, हाँ, एक्ट ऑफ एनी स्ट्रेंजर। मेरे कुछ जेलसी खाने वाले में से लोग थे, कॉम्पिटिटर्स थे मेरे, वो मेरे फैक्ट्री पे गए और वो गन से शूट कर दिया फर्नेसेस को, जिसकी वजह से लीकेज हो गया, बुलेट जाने की वजह से। चौथा क्या था? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि मुझे अपने फर्नेसेस एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना रहेगा, और कैसे शिफ्ट करना है उसके लिए एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ने बताया। मैंने वो प्रोसीजर फॉलो किया, जिसकी वजह से लीकेज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूचुअल बेनिफिट। अब मेरे और गांव वालों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ठीक, मेरे और यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? गांव वाले, उनको नुकसान हुआ। मेरे और गांव वालों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, क्या एग्रीमेंट? कि हम जो है एक पर्टिकुलर गैस को यूज़ करेंगे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और जो गैस है ना वो उस गांव वाले एरिया में ज़्यादा अवेलेबल है, या वो रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है, तो गांव वालों का भी कुछ इनकम हो जाएगा और मेरा भी कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। तो गांव वालों की मर्जी से वो हुआ, मेरा भी फ़ायदा था और गांव वालों का भी फ़ायदा था, बट इट एक्सप्लोडेड। तो इन दोज केसेस आई कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो फिर से, जनरल प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? अ पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन he is at fault, either he has committed any act or whether he has omitted any act. omitted any act मतलब करना था नहीं किया, committed मतलब नहीं करना था पर किया, जिसकी वजह से किसी दूसरे को क्या हो, लॉस होगा, तो आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या बोलता है? कि भाई तू जिम्मेदार है, इवन इफ
इवन इफ, और देखो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नॉर्मली लगता है जब आप डील करते हो हजार्डस सब्सटेंसेस में। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कब लगता है? हजार्डस सब्सटेंसेस में। हजार्डस सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस विच आर हार्मफुल टू एनी पर्सन, टू द एनवायरमेंट एज अ होल। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हजार्डस सब्सटेंसेस। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तो फिर भी कुछ एक्सेप्शन से कुछ राहत है आपको, हाँ है ना? क्या क्या एक्सेप्शन है? अगर एक्ट ऑफ गॉड है तो कोई बात नहीं, तुमको माफ़ कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी की गलती है, स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है, माफ़ कर दिया जाएगा। प्लेंटिफ की ही गलती थी, माफ़ कर दिया जाएगा। प्लेंटिफ के म्यूचुअल कंसेंट से हुआ, माफ़ कर दिया जाएगा। कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से हुआ, माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या बोलता है? भाई इफ़ यू आर डीलिंग इन हजार्डस सब्सटेंसेस और कोई एक्सीडेंट हुआ, चाहे तेरी गलती हो या चाहे तेरी गलती ना हो, तू जिम्मेदार होगा विदाउट एनी फॉल्ट। आप जिम्मेदार हो, एंड दैट टू विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो क्या डिफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में? प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में 5 एक्सेप्शंस आर प्रोवाइडेड। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नो एक्सेप्शन, यू विल बी हेल्ड लाइबल विदाउट एनी फॉल्ट। और देखो तुम लोगों ने एक बहुत फेमस केस के बारे में सुना रहेगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी विच टुक प्लेस इन 1984 आई थिंक। 84 था, 86 था, 84 था शायद। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था? Principle of absolute justice was established in India for the first time in the Bhopal gas tragedy। देखो तुमको कुछ फैक्ट्स पता है क्या उसके? इसके ऊपर मूवीज वगैरह भी आ चुके हैं। तो देखिए, द भोपाल डिजास्टर और भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज अ केमिकल एक्सीडेंट। 1984 ही बताया था मैंने। ऑन द नाइट ऑफ 2nd to 3rd December 1984 एट द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था, UCIL। ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था विच इज़ बेस्ड इन भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। इन वॉट इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स worst industrial disaster. Over 5 lakh people in a small town around the plant were exposed to the highly toxic gas methyl isocyanate. Estimates vary on the death toll, with the official number of immediate death being 2,259. In 2008, the government of Madhya Pradesh paid compensation to the family members of 3,787 victims killed in the gas release and to 5,74,366 injured victims. A government affidavit in 2006 stated that the leak caused, कितने लोगों को इंजरी हुआ है देख लो, आधा शहर, 5,58,125 injuries including 38,478 temporary partial injuries. Temporary partial injuries का मतलब है कि they will not be able to work for certain period of time. And approximately 3,900 severely and permanently disabling injuries, मतलब अब वो कभी काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ होता है ना कंप्लीट बेड रेस्ट पे चले गए। Other estimate that 8,000 died within 2 weeks. And another 8,000 or more have died since the gas-related diseases. मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो होता क्या था, तुम समझो। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है ना, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने पहले अपनाया था।
उसका मॉडिफाइड वर्जन है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। हमारे यहाँ पे क्या चलता है? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी चलता है। देखो होता क्या है समझना, नॉर्मली मान लो कि जहाँ पे तुम क्लासेस में पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे क्लास ना होकर के एक फैक्ट्री है। सुनना ध्यान से बहुत, यहाँ पे क्या है? एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कौन काम करेंगे? वर्कर्स काम करेंगे, कंपनी के एम्प्लॉयज होंगे, है ना। और मान लो कि इसके आसपास ना एक सोसाइटी है, लोग रहते हैं। इसलिए तो सजेस्ट किया जाता है कि फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ होना चाहिए? सिटी से दूर होना चाहिए। एक एक्ट है, पहले सिलेबस में हुआ करता था, IDRA एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ओल्ड सिलेबस में हुआ करता था, बहुत सुंदर बहुत प्यारा एक्ट था, पता नहीं क्यों हटा दिया। उस एक्ट में गाइडलाइंस दिया हुआ है कि सिटी रेसिडेंशियल एरिया से कम 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए आपका फैक्ट्री प्रीमाइसेस। रेसिडेंशियल एरिया से कितना? 20 किलोमीटर होना चाहिए आपका रेसिडेंशियल फैक्ट्री प्रीमाइसेस। लेकिन आज के टाइम में तुम देखो ना, हर सिटी अपने आप में काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है। मान लो कि मैंने जब फैक्ट्री लगाई थी ना, तब आसपास में कोई भी रहता नहीं था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोग रहने आ गए। अब ये फैक्ट्री मेरा बीचों बीच है, ऐसा हो सकता है? और मेरे फैक्ट्री में हो गया एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से काफी सारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज मारे गए। वो एक्सीडेंट की वजह से आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी मारे गए, कुछ लोगों को इंजरी हुआ। मान लो यहाँ पे एक बॉम्ब फटा मेरे फैक्ट्री में, एक्सप्लोजन हुआ, मेरे कंपनी के या फैक्ट्री के बहुत सारे एम्प्लॉयज मारे गए, और आस पास में जो लोग रहते थे ना, उनके घर से भी कुछ लोग मारे गए। सम एनिमल्स वर ऑल्सो हार्म्ड। समझ में आ रहा है क्या? और प्लस एनवायरमेंटल डैमेजेस भी हुआ। वो एक्सप्लोजन की वजह से उस एरिया में बहुत गर्मी फैल गया, जिसकी वजह से सारे पेड़ पौधे सूख गए, प्लस सॉइल क्वालिटी खराब हो गई, है ना। मान लो अगर ऐसा हुआ तो पहले क्या था? मरे कौन कौन है बताओ मुझे? एम्प्लॉयज, लेबर्स और आसपास में रहने वाले। तो एम्प्लॉयज और लेबर्स को तो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा अंडर लेबर लॉज। भाई ये लोग को तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा अंडर लेबर लॉ। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं था जो दूसरे लोगों को जिनको इंजरी हुआ है उनको कॉम्पेंसेशन दिलाए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? या जो एनवायरमेंटल डैमेजेस हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एम्प्लॉयर को कुछ पे करना पड़े, या जो एनिमल्स लोग हार्म हुए, एनिमल्स जो हार्म हुए, या जिन एनिमल्स का डेथ हुआ है उनको कॉम्पेंसेट किया जाए। पहले ऐसे इंडिया में कोई भी लॉज नहीं था, लॉज आज भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज और वर्कर्स को तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, क्योंकि वो लोग लेबर लॉज में कवर्ड होंगे। व्हाट अबाउट दी नियर बाय सोसाइटी? तो उस केस में क्या लगाया जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। बोला तुम हजार्डस सब्सटेंस में डील कर रहे थे ना, तो बोलोगे हाँ। एक्सीडेंट हुआ ना, तो बोलोगे हाँ। उस एक्सीडेंट की वजह से जिसको जितना भी हार्म हुआ है उसको तुमको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, इवन इफ यू आर नॉट एट फॉल्ट, एंड नो एक्सेप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। यू विल बी हेल्ड एब्सोल्युटली लायबल ऑन नो फॉल्ट बेसिस if any accident arises in your factory premises. कब? if you are dealing in any hazardous substances. Is it clear? तो इंडिया में क्या चलता है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं चलता अपने यहाँ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इज इट क्लियर? तो आई होप ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है। काइंड्स ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी, पहला क्या? फिर एब्सोल्यूट। तीसरा है विकैरियस लायबिलिटी। विकैरियस लायबिलिटी में क्या होता है? एक बंदा, ये तुमने पढ़ा है ना, करे कोई भरे कोई। एक बंदा जिम्मेदार होता है दूसरे बंदे के एक्ट के लिए। तो नॉर्मली बोला गया कि एजेंट अगर है तो एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। कोई सर्वेंट है तो सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर लायबल होगा। तीसरा भी है कुछ, क्या था? हाँ, एक पार्टनर लायबल होगा दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी आप लोग क्या करोगे, यहां तक पढ़ के आओगे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तक, ठीक। विकैरियस लाइबिलिटी से हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, एंड इट विल बी कंप्लीटेड बाय टुमारो। क्लियर? चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।